पुणे में भारी बारिश के बाद एकवीरा मंदिर में बारिश का पानी घुस गया है। एकवीरा मंदिर से भीषण सैलाब की तस्वीर सामने आई है। तस्वीरें पुणे के प्रसिद्ध एकवीरा देवी मंदिर की हैं, जिनमें दिख रहा है कि भीषण बारिश के चलते मंदिर और उसके आसपास पानी भर गया है। मंदिर की सीढ़ियों से झरने की तरह पानी बहता दिखाई दे रहा है। एकवीरा देवी के भक्त किले में मां के दर्शन के लिए इस पानी के बीच से अपना रास्ता बनाते नजर आ रहे हैं। मंदिर की रेलिंग के सहारे फंसे लोगों को बाहर निकाला गया है। अचानक आए पानी की वजह से लोग डरे हुए हैं। वहीं लोनावला में कार्ला किला बारिश के पानी से क्षतिग्रस्त हो गया है। किले के आधार पर झरना बहता दिख रहा है। पुणे में पवना नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण पिंपरी चिंचवाड़ का मोरिया गोसावी मंदिर भी पानी में डूबा नजर आ रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि मंदिर में करीब 3 फीट की ऊंचाई तक पानी भरा है, जिसके बाद पिंपरी चिंचवाड़ ने भी एनडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया है। पावना और मुला नदियों के पास के कई निवासियों को पहले ही निकाला जा चुका है। लगातार बारिश के कारण बाढ़ की आशंका के चलते इन जवानों को बुलाया गया है। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। और पुणे में खड़कवासला बांध से पानी छोड़े जाने के बाद कई जगहों पर पानी भर गया, जिसके बाद 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। प्रशासन हालात पर नजर बनाकर रखे हुआ है। तस्वीरें महाराष्ट्र के पुणे शहर की है, जहां पर खड़कवासला बांध से 36,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण सिंहगढ़ रोड, एकता नगर में जल भराव हो रहा है। पानी इन इलाकों की सोसाइटीज में घुस गया है, जिसके बाद रेस्क्यू में लगे जवान लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक अगले 3 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसकी वजह से अभी जो है सिंहगढ़ रोड पे एकता नगर पे पानी अभी भर रहा है। हमने यहाँ से कम 125 लोग जो है यहाँ से शिफ्ट किए हैं। उनको महापालिका के मदद केंद्र में उनको ये निवारा जो दिया है। कोई लोग जो है अपने अपने रिलेटिव फ्रेंड के पास भी गए हैं। हम यहाँ पे अलर्ट सिस्टम मोड पे कर रहे हैं। आगे के 3 दिन जो है कि जो डैम एरिया में जो कैचमेंट एरिया है वहाँ पे बहुत बारिश का जो है कि रेड अलर्ट है। पुणे में एहतियात के तौर पर भारतीय सेना के जवान भी तैनात हैं। पुणे नगर निगम और फायर ब्रिगेड के अधिकारी भी अलर्ट मोड पर हैं। गांदरबल के चेरवान कंगन इलाके में अचानक हुए फ्लैश फ्लड के बाद श्रीनगर लद्दाख हाईवे से मलबा हटाया जा रहा है। यातायात बहाली के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। देखिए टीवी 9 संवाददाता महराज अहमद की ग्राउंड रिपोर्ट। हम अभी गांदरबल जिले के चेरवान कंगन इलाके में है और यहाँ पे बीती रात 12:30 बजे जो है एक फ्लैश फ्लड आया। आप देख सकते हैं कि ये जो गाड़ियां है अभी इसी फ्लैश फ्लड के बल्बे को हटाने में जो है काम में लाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये वही रास्ता है जो श्रीनगर से लद्दाख जाता है और बता दें आपको कि अमरनाथ यात्रा द्वारा भी यही रास्ता जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। निसंदेह इस पर काफी दबाव इसी कारण है कि यात्रा भी चल रही है और एकमात्र राजमार्ग जो कि लद्दाख से जुड़ता है यही है। बता दें आपको 12:30 रात को ये जो है फ्लैश फ्लड है। आप देख सकते हैं कि फ्लैश फ्लड के बाद यानी इस रास्ते के बाद ये रिहायशी मकानों में चला गया है। बताने के लिए ये बात रही है कि इसमें जो जानी नुकसान है उसकी कोई खबर नहीं, यानी कोई भी जानी नुकसान इस घटना में नहीं हुआ है। लेकिन माली नुकसान की बात करें तो माली नुकसान जो है वो करोड़ों की लागत में हुआ है, यानी करोड़ों के रकम का जो है वो हुआ है। आप देख सकते हैं स्थानीय मकानों में जो मलबा चला गया है उसको हटाने का जो है प्रोसेस किया जा रहा है। पुंछ पुलिस ने जान जोखिम में डालकर 2 नाबालिगों को बरारी नाला से सुरक्षित बाहर निकाला है। देखिए ये रिपोर्ट। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुंछ की है, जहां पर बरारी नाला में फंसे 2 नाबालिगों को पुंछ पुलिस ने सुरक्षित बचा लिया। सावजिया गांव के 2 लड़के अपने मवेशियों को चराने गए थे। इसी बीच दोनों पानी के तेज बहाव के कारण बरारी नाला में फंस गए। सूचना मिलने के बाद सावजिया की पुलिस पार्टी तुरंत मौके पर पहुंची और लड़कों को कई घंटे की मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाला गया। तस्वीरों में दिख रहा है कि नाले में काफी तेज बहाव, युवक नाले के उस पार नजर आ रहे हैं। पुलिस ने रस्सी का एक सिरा दूसरी ओर फंसे लड़कों को दिया और फिर उन्हें खींच लिया। हालांकि एक बार तो लगा कि लड़कों को बचा पाना मुश्किल है, लेकिन पुलिस कर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर दोनों को बचा लिया।
इस पूरे ऑपरेशन की अगुवाई एसएसपी पुंछ युगल मनहास ने की। सूचना मिलते ही एक टीम को रेस्क्यू के लिए भेजा गया। इस तेज एक्शन के लिए लोग पुलिस की तारीफ कर रहे हैं। और गुजरात में भी बाढ़ बारिश से मुश्किलों का सैलाब आया हुआ है। डांग, वडोदरा और नवसारी में बारिश से हाल बेहाल है। देखिए पूरी खबर। गुजरात के डांग की तस्वीरें। बारिश थम नहीं रही है, जिसकी वजह से बरसाती नदियां लगातार उफान पर हैं। भारी बारिश के कारण डांग जिले में अंबिका नदी में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। कई जगहों पर पुलों के ऊपर से पानी गुजर रहा है, जिसकी वजह से आवागमन को बंद कर दिया गया है। एहतियातन पुल के एक छोर पर देखिए जवानों को तैनात कर दिया गया है। इस बीच नदी का पानी निचले इलाकों में भरने लगा है, जिससे बाढ़ की स्थिति गंभीर हो चली है। मूसलाधार बारिश की तस्वीरें वडोदरा की है, जहां इंद्र देवता जैसे नाराज हो गए हैं। लगातार तेज बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। बताया जाता है कि गुजरात में 172 इलाके में भारी बारिश हो रही है। इसकी वजह से विश्वामित्रा नदी उफान पर है। दक्षिण गुजरात के वलसाड जिले के वापी में सबसे ज्यादा 177 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिसकी वजह से जिले के कपराड़ा, पारडी, धर्मपुर और उमरगांव में भी बाढ़ आ गई है। 45 पंचायतों का आवागमन ठप हो गया है। नवसारी जिले में भी शुक्रवार देर रात से लगातार बारिश हो रही है। 3 दिनों से बारिश की वजह से लुंसीकुई, माछीवाड़, डिपो और टावर रोड की सड़कें जलमग्न हो गई हैं। जनजीवन गुजरात में बुरी तरह से प्रभावित है। मध्य प्रदेश में भी बाढ़ की वजह से हालात गंभीर हो चले हैं। जबलपुर, डिंडोरी और कटनी के हालात देखिए इस रिपोर्ट में। जबलपुर के बरगी बांध पर लगातार दबाव बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बरगी डैम में कुल 21 गेट हैं, जिनमें से 13 गेट अब तक खोले जा चुके हैं, जिनसे 1,12,160 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। बरगी डैम बारिश की वजह से 88% से ज्यादा भर गया है। इसके 4 और गेट खोलने का दबाव बढ़ रहा है। प्रशासन ने नदी से छोड़े जा रहे पानी की वजह से बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने निचले और तटीय इलाकों में रहने वालों से नर्मदा नदी से दूरी बनाए रखने की अपील की है। इस बीच बांध के बैक वाटर से मंडला में नर्मदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। मध्य प्रदेश के कटनी में कल रात से तेज बारिश जारी है, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं। निचले इलाकों के घरों में घुसा पानी शहर के कई अंडर ब्रिज में पानी भर गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं सड़क और रेल सेवाओं पर भी इसका असर पड़ा है। इस बीच कई ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क टूट गया है। डिंडोरी के हालात देखिए। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। बजाग इलाके में हो रही बारिश से चकरार नदी उफान पर है। पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, लेकिन लोग बाढ़ के पानी से जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। बजाग बिजोरा मार्ग बंद है। उत्तराखंड की केदार घाटी में अब सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। सेना के जवान देवदूत बनकर लोगों को सुरक्षित इलाकों में शिफ्ट करने में जुटे हुए हैं। देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन की लेटेस्ट रिपोर्ट। तस्वीरें केदार घाटी में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन की है। अब सेना को राहत और बचाव के ऑपरेशन में लगाया गया है। हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू का काम शुरू किया गया है। पैदल मार्गों से भी लोगों को बाहर निकालने का काम जारी है। इस बीच सेना पैदल पुल को भी तैयार कर रही है, ताकि पैदल पुल के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा सके। इसके अलावा सेना की डॉग यूनिट में रेस्क्यू के काम में मदद की जा रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं घाटी के वैकल्पिक रास्तों से लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। सेना के जवान अब आपदा में फंसे लोगों को सुरक्षित इलाके में पहुंचा रहे हैं। राहत और बचाव दल के जवान छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में उठाकर सुरक्षित इलाकों में शिफ्ट करने में जुटे हैं। बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु भी हैं, जिन्हें घाटी से सुरक्षित निकालने की कोशिशें जारी हैं। रास्ते दुर्गम हैं। हिम्मत और हौसले के बूते अब तक केदार घाटी में फंसे 9,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया गया है। प्रशासन के मुताबिक अब केवल केदारनाथ में लगभग 500 यात्री बचे हैं। इस बीच केदार घाटी हादसे में 3 लोगों की जान भी जा चुकी है। और उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की वजह से सड़क नेटवर्क बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। अब सड़क रूट की बहाली का काम युद्ध स्तर पर जारी है। देखिए पूरी अपडेट। जो श्रद्धालुओं को निकालने का काम है वो काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है। 17,000 के लगभग लोगों को अभी तक वहाँ से निकाला जा चुका है। और अब हमारी प्राथमिकता है कि जल्दी से जल्दी जो मार्ग, संपर्क मार्ग जो है पानी में भूस्खलन की जद में आकर बह गए हैं, उनको तत्काल फिर से जोड़ा जाए। जो पुल बह गए हैं, जिनसे संपर्क टूट गया है, संपर्क जोड़ा जाए। पेयजल की लाइनें हैं, बिजली की लाइनें हैं, दूरसंचार की लाइनें हैं, अन्य जो काम होने हैं, जिससे कि हमारा फिर से मार्ग पूरी तरह से पहले की तरह हो जाए। उसी काम में हम
हमारा पूरा प्रशासन पूरा ध्यान दे रहा है, उसी दिशा में बढ़ रहा है और लोगों की सहायता के लिए। अधिकारी वहाँ पर चूँकि हमारे कमिश्नर खुद नोडल अधिकारी के रूप में रहेंगे, अन्य विभागीय सचिव भी, सभी लोग अपने अपने विभागों में, जब तक कि वहाँ पर सभी प्रकार से व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो जाती हैं, वहाँ कैंप करके उनकी मॉनिटरिंग करेंगे। और अब खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में गंगा नदी का कटाव तेज हो गया है। कई घर गंगा में समा चुके हैं। त्रासदी अब भी जारी है। गंगा नदी की ये विनाश लीला है। तस्वीरें मुर्शिदाबाद की हैं, जहां घर के घर पानी में समाते जा रहे हैं। गंगा पर जीने वालों को आज डाने के साथ आशियाने के भी लाले पड़े हैं। 2 मंजिला ये इमारत देखिए किस तरह से कटाव की वजह से धीरे धीरे पानी में समा गई। मुर्शिदाबाद में गंगा नदी के किनारे रहने वाले दहशत में हैं। अपनी आंखों के सामने वो जमीन को कटता हुआ देख रहे हैं। जमीन के साथ हरे भरे दरख्त भी गंगा के आगोश में समाते जा रहे हैं। बताया जाता है कि गंगा का जलस्तर बढ़ते ही मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज में गंगा का कटाव फिर से शुरू हो गया है। शमशेरगंज के न्यू शिवपुर इलाके में गंगा कटाव का खौफ पूरे इलाके में है। खेती लायक जमीनें भी पानी में समाती जा रही हैं। गंगा कटाव के डर से ग्रामीण इलाके से पलायन कर रहे हैं। टूटे मकानों से बचा खोचा सामान निकालकर दूसरी जगहों पर जाने को मजबूर है। लोगों का कहना है कि हर साल मॉनसून के समय गंगा नदी का कोप उन्हें झेलना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से सिर्फ आश्वासन दिए गए। लोगों की ये शिकायत है कि राज्य सरकार उनके हालात की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। कई सालों से बेघर लोगों को मदद नहीं दी गई। मध्य प्रदेश के सागर में आज एक दर्दनाक हादसे में 9 बच्चों की मौत हो गई। यह हादसा शाहपुर में दीवार गिरने की वजह से हुआ। इस पुराने घर पर बुलडोजर चलाकर गिराया जा रहा है। इसी घर की दीवार आज अचानक से गिर पड़ी, जिसके नीचे दबकर 9 बच्चों की मौत हो गई। आनन फानन में कई बच्चों को निकाला गया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अफसोस कि 9 बच्चों की जान नहीं बचाई जा सकी। हादसे के बाद शाहपुर में मातम पसरा है। हादसे के बाद पुलिस के आला अधिकारी भी लाव लश्कर के साथ पहुंचे और बुलडोजर बुलाकर पुराने घर को पूरी तरह से गिराना शुरू कर दिया। बताया जाता है कि शाहपुर के हरदौल मंदिर में शिवलिंग निर्माण और भागवत कथा चल रही थी। इसी दौरान रविवार को भी शिवलिंग बनाने का काम शुरू हुआ। स्कूल में छुट्टी होने की वजह से 8 से 14 साल के बच्चे भी शिवलिंग बनाने में जुटे थे। तभी मंदिर परिसर के बगल वाली करीब 50 साल पुरानी ये दीवार भरभरा कर गिर गई। सरकार ने मृतकों के परिवार को मुआवजे देने का ऐलान कर दिया है। 9 बच्चों की 2 सुरक्षित हैं और प्रशासन पूरी तरीके से सुबह से लगा हुआ है। सबके परिवारों के लिए डोनेट किया है। 4-4 लाख रुपया हर परिवार के लिए सहायता की घोषणा की है। 1-1 लाख रुपया जो घायल है उनके लिए की है। वहीं चीन के फुजियान में गेमी तूफान ने भी तबाही मचाई है, तो कई इलाकों में आई बाढ़ से चीख पुकार मची हुई है। भारी बारिश की वजह से हुनान प्रांत में 30 लोगों की मौत हुई। देखिए चीन में कुदरत की विनाश लीला। चीन में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही तैर रही है। चीन में कुदरत का बैक टू बैक कहर, बेकाबू बाढ़ से कोहराम, कांप उठे ड्रैगन लैंड के गांव और शहर। ये कुदरत का रौद्र रूप है, कुदरत का क्रोध है, जिसके सामने जिंदगियां बेबस हैं। जिनपिंग प्रशासन लाचार है, निगाहें टिकी हैं आसमान पर, ऊपर वाले की रहम की आस में। चीन का फुजियान प्रांत अभी भी सैलाब में डूबा है। चीन का ये इलाका मुसीबत के पहाड़ के नीचे दबा है। चीन में तूफान के प्रचंड प्रहार का एक और वीडियो देखिए। तूफानी हवाएं इतनी तेजी से सब कुछ ध्वस्त कर रही थी कि कुछ लोग हवा के साथ उड़ने लगे। जी हाँ, सच में उड़ गए। चीन के फुजियान में लोग कहते हैं उन्होंने जीवन में ऐसा मंजर नहीं देखा और आगे ये संकट बड़ा होने वाला है, क्योंकि आगे कई दिन मौसम खराब रहने का अनुमान है और तबाही होने की आशंका है। अब चीन में जल दैत्य के सबसे खतरनाक अवतार को देखिए, सैलाब की मनमानी देखिए, बाढ़ के बाद तबाही के निशान देखिए। यहाँ पानी का इतना तेज बहाव आया कि मुश्किलों का सैलाब आ गया, चीख पुकार मच गई। चीन में बेहिसाब बारिश से लबालब हुई नदियां बर्बादी मचा रही हैं। चीन के कई हिस्सों में बाढ़ की विनाश लीला जारी है। चीन के 5 प्रांतों में जल प्रलय जैसे हालात हैं। वक्फ बोर्ड पर नकेल कसने के लिए केंद्र सरकार संशोधन बिल लाने की तैयारी में है। कैबिनेट बैठक में 40 संशोधनों पर चर्चा हुई। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती करने की तैयारी में है। सरकार इसके लिए संसद में एक बिल लाने वाली है। बताया जा रहा है कि सरकार सोमवार को संसद में वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती करने वाला बिल ला सकती है। इस बिल के जरिए सरकार वक्फ बोर्डों के उस अधिकार पर लगाम लगाना चाहती है जिसके तहत वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित कर देते हैं। इसके बाद उस संपत्ति को वापस लेने के लिए जमीन के मालिक को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं।
शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में वक्फ अधिनियम में 40 संशोधनों पर चर्चा हुई। वक्फ बोर्ड द्वारा जिस संपत्ति पर दावा किया जाएगा उसका सत्यापन होगा। साथ ही वक्फ बोर्डों की जो विवादित संपत्तियां हैं उसके लिए भी बिल में अनिवार्य सत्यापन का प्रस्ताव किया गया है। पिछले कई साल में इसमें बदलाव की मांग की जा रही है। सदन में इस बिल को लाने के बाद संसद के अंदर और बाहर विरोध होना तय माना जा रहा है। इससे पहले यूपीए सरकार के दौरान 2013 में वक्फ बोर्डों को और ज्यादा व्यापक अधिकार देने के लिए मूल अधिनियम में संशोधन लाए गए थे। आपको बता दें कि देश भर में वक्फ बोर्ड के पास 8.7 लाख से ज्यादा संपत्ति है, जो 9.4 लाख एकड़ में फैली है। और वक्फ बोर्ड पर सरकार के संसद में बिल लाने पर वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में क्या कहा है, सुनते हैं। इसको लेकर विवाद पैदा होता है। विश्व हिंदू परिषद से राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक जी हमारे साथ है। आलोक जी, इस कदम को कैसे लेते हैं? ये एक आवश्यक कदम है, मनमाना अधिकार है। वो खुद तय करेंगे कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है, जो कब्जे में है और जिसके पास में उसके मालिकाना कागज हैं, उसको नोटिस नहीं देंगे, उससे पूछेंगे नहीं, किसी कोर्ट में जाकर साबित नहीं करेंगे, चुपचाप गजट में निकाल देंगे। गजट कोई पढ़ता नहीं है और 1 साल बाद में वो संपत्ति वक्फ की हो जाएगी। इस 1 साल में भी अगर जमीन का मालिक आता है तो वो सिविल कोर्ट में नहीं जा सकता, वो वक्फ ट्राइब्यूनल में जाता है और वक्फ ट्राइब्यूनल में वो संपत्ति उसकी है, ये साबित करने का अधिकार, ये साबित करने की जिम्मेवारी उसकी होती है। वक्फ बोर्ड को कुछ साबित नहीं करना है। वक्फ बोर्ड में संशोधन की खबरों पर AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकार को छीनना चाहती है। बीजेपी वक्फ बोर्ड को खत्म करना चाहती है। मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए, और ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है। इस देश को दोबारा बंटवारा नहीं चाहता इस देश का, न मुसलमान चाहता है न हिंदू चाहता है। इसलिए पार्लियामेंट में इनको एक हल्की सी झलक हिंदू भाइयों ने दिखाई है। अगर ये अब भी ना माने, इनका मानना ये है कि शायद हमारी कुछ कमी रह गई हिंदू मुसलमान की नफरत करने में, लाओ और ज़्यादा करके देखते हैं। जैसे कभी मदरसों को छेड़ देते हैं, कभी दरगाहों को छेड़ देते हैं, कभी किसी और चीज़ को छेड़ देते हैं, मतलब कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं। तो इनकी सोच ये है कि शायद हिंदू वापस आएगा। हिंदू वापस आने वाला नहीं है। हिंदू इनकी राजनीति को समझ गया। वक्फ बोर्ड में संशोधन की खबरों पर बोले राशिद अलवी, मुसलमानों ने जो संपत्ति दान की है वही वक्फ की संपत्ति है। सरकार ने वक्फ संपत्ति पर कब्जा कर रखा है, कहा राशिद अलवी ने। सेना ने बहुत संपत्ति पर कब्जा कर रखा है। भारत सरकार वक्फ के मामले में जो कानून लाना चाहती है उसकी नीयत ठीक नहीं है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अटल जी की सरकार के ज़माने में बनी थी, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव कानून बनाया गया था, और ये वक्फ की सारी प्रॉपर्टी सिर्फ मुसलमानों की है जिन्होंने डेडिकेट की है खुदा के नाम पे, अल्लाह के नाम पर, और इसकी ज़्यादा बड़ी तादाद सरकार ने पहले ही हड़प कर रखी है, आर्मी के कब्ज़े में है। बजाय उसको रिलीज़ कराने के नया कानून लाया जा रहा है। मेरा कहना है नीतीश कुमार जी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी को इंटरवीन करना चाहिए और इस कानून को रोकना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में नाबालिग बच्ची से गैंगरेप का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इस मामले में आज बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल अयोध्या पहुंचा। नेताओं ने पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया।
बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल अयोध्या में गैंगरेप की पीड़िता और उनके परिजनों से मुलाकात करने पहुंचा। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि समाजवादी पार्टी आरोपी मोहित खान को बचाने की कोशिश हो रही है। प्रदेश की जनता को और बच्ची के परिवारजनों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि मोदी और योगी की सरकार में ऐसे दुर्दांत अपराधियों को मिट्टी में मिलाने में हमारी सरकार कोई कमी नहीं छोड़ेगी। राजनीतिक दल होते हैं, राजनीतिक दल में नेता होते हैं, लेकिन इस तरीके के घटना घटित करने वालों के साथ नहीं खड़े होते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव जी के दल के नेताओं का चरित्र है कि व्यभिचारी, दुराचारी और ऐसे लोगों के साथ खड़े होने का है। वहीं अयोध्या रेप केस के मुख्य आरोपी मोहित खान पर शिकंजा कसता जा रहा है। बताया जाता है कि हाल में यहां एक उपचुनाव भी है, जिसे लेकर राजनीतिक सरगर्मियां और तेज हो गई हैं। अयोध्या की इस चौकी पर ताला लगा है। बताया जा रहा है कि अयोध्या रेप केस के आरोपी मोहित खान की बिल्डिंग में ही ये पुलिस चौकी बनी थी। पुलिस चौकी इसी बिल्डिंग में चला करती थी और ये उत्तर प्रदेश पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर लिखा हुआ है। चौकी भदरसा जो पुलिस थाना पूरा कलंदर, इसी पुलिस थाने के अंतर्गत ये जो घटना हुई है रेप की, उसके बारे में बताया जा रहा है। रेप की घटना के बाद चौकी प्रभारी को भी सस्पेंड कर दिया गया है। शिकायत मिली है कि सार्वजनिक जमीन पर कब्जा कर मोहित ने ये बिल्डिंग भी बना दी थी। इसमें एक सरकारी बैंक के साथ 12 दुकानें चलती हैं। प्रशासन इस पर भी बुलडोजर चलाने का फैसला किया है। नोटिस चस्पाए जाने के बाद लोग अपने सामान को लेकर जा रहे हैं। सारा सामान आप लोग हटा रहे हैं? भाड़े पे लिए थे, एक रूम मिला था, उसी में अपना कारोबार करे थे। तो आगे क्या करेंगे फिर? दूसरी जगह ले जा रहे हैं। पूरे रेप कांड का मामला धीरे धीरे राजनीतिक होता जा रहा है, क्योंकि यही जो मोहित खान है वो समाजवादी पार्टी का नेता है। उसी की फोटो यहाँ के जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद, उनके साथ वायरल हो रही है। और इसीलिए चूंकि आने वाले दिनों में यहाँ मिल्कीपुर में एक उपचुनाव भी होना है, इसीलिए एक तरीके से इस रेप कांड के बहाने ही बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में एक राजनीतिक लड़ाई भी जारी है। अयोध्या रेप केस में मुख्य आरोपी मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में खाली कराई जा रही है ये पूरी इमारत। ग्राउंड रिपोर्ट बता रहे हैं TV9 भारतवर्ष के रोविंग एडिटर पंकज झा। एक तालाब की जमीन पर बना हुआ है, तो जितने लोग यहाँ ऊपर देख रहे हैं सामान अपने अपने निकाल रहे हैं। इसमें बहुत सारी बिजली की दुकान है। आपको बताऊं कि कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी यहाँ पर चल रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक को भी नोटिस दे दिया कि आप सामान खाली करा लीजिए। तो ये सड़क के ठीक किनारे में, जहाँ भी पुलिस फोर्स भी तैनात है, मोहित खान का ये डबल स्टोरी जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जो कहा जाता है कि तालाब की ज़मीन पर उसको घेर कर बनाया गया है। बगल में इसके जो दूसरे लोकेशंस थे उनको भी गिराया गया है। आपको दिखाते हैं कि तालाब यहाँ पे जो है वो किस साइड में है। इसके जो एक और हिस्सा था जो प्लॉटिंग किया हुआ था, उस पर बुलडोजर चला है। और पीछे अगर देखें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये तो जो तालाब है उसके बारे में कहा जाता है। और शमशान की जो भूमि है, लैंड है, उस पर कहा जाता है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया है। देखिए दुकानें अभी खुली हुई हैं, लोग अपने अपने सामान निकाल रहे हैं। और उसके बाद ये रिपोर्ट पूरी दे दी गई है डीएम को, अयोध्या के डीएम को दे दी गई रिपोर्ट। उसके बाद उसके जो बुलडोजर की कार्रवाई होगी वो उस पर पूरा जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है उसे गिराया जाएगा। और खबर दिल्ली से है। दिल्ली में आज करीब 80 साल से रह रहे लोगों के आशियाने पर बुलडोजर चला दिया गया। मामला सिविल लाइंस के खैबर पास इलाके का है। रो रही है महिला, सिविल लाइंस में रहती है। उसकी आंखों के सामने उसके आशियाने के साथ ही सैकड़ों घरों को बुलडोजर से गिरा दिया गया। इस दौरान सिविल लाइंस के खैबर के पास के इलाके में भारी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। बुलडोजर की कार्रवाई से पहले लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने नोटिस दिया था कि वो शनिवार तक अपने घर को खाली कर दें। बताया जाता है कि इन लोगों ने आर्मी ऑफिसर से यहां से जाते वक्त ये जमीन अपने नौकरों को दे दी थी, जिन पर लोगों ने कब्जा कर लिया। ये भी कहा जाता है कि करीब 32 एकड़ में लोगों ने कब्जा कर रखा था, जिसके बाद लोगों ने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन कोर्ट से लोगों को निराशा ही हाथ लगी। करीब 70-80 साल से यहाँ पर जो लोग थे वो अवैध कब्जा करके रह रहे थे। बताया जा रहा है कि जो अंग्रेज के समय में आर्मी ऑफिसर थे वो लोग जब यहाँ से गए तो उन लोगों ने ये ज़मीन अपने ऑर्डरली को दे दी थी और उसके बाद से ये लोग अवैध तरीके से कब्जा कर रहे थे। लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस के अनाउंसमेंट के बाद जो है यहाँ पर नोटिस चस्पा किया गया। इससे पहले भी कई बार नोटिस चस्पा किया गया था। देखेंगे कि बुलडोजर यहाँ पर MCD सुबह लेकर के पहुंची है। 32 एकड़ में यहाँ पर कई सारे घर बने हुए हैं, जिसमें सैकड़ों परिवार रहते हैं और अब इन घरों को यहाँ से तोड़ा जा रहा है।
और दिल्ली में सिविल लाइंस के खैबर पास इलाके में सैकड़ों घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। बुलडोजर कार्रवाई से यहां रह रहे लोगों में काफी नाराजगी है। ये लोग पूरा परिवार है जो यहाँ पर है। आपके भी घर को बुलडोजर से गिराया गया है? अभी नहीं गिराया, गिराएंगे। हाँ। क्या कहा था, क्या क्यों गिरा रहे हैं, क्या बोला था? अनऑथराइज जगह सारी। अच्छा। और मैं 70 साल से रह रही हूँ यहाँ पे और मेरा कोई कमाने वाला घर में कोई नहीं है और मेरी बेटी है ये आई हुई है, वो भी नोटिस दिया था इन्होंने खाली करने का कब दिया? अभी 31 तारीख को दिया है। 5 दिन का नोटिस दिया है, 5 तारीख तक का। सामान निकालने का मौका दिया, नहीं दिया? नहीं, मौका तो क्या दिया, अब निकाल रहे हैं, बैठे देखो रोड पे सामान रख के, क्या करें। क्या कह रहे हैं कि अवैध बता रहे हैं, घर को तोड़ रहे हैं? हमारा घर अवैध नहीं है, हमें ये कंपनी, ये जो हमारे फैंसी मिल बिल्डिंग है, इसमें हमारे को एक क्वार्टर दिया हुआ था, 10-12 लोगों का क्वार्टर था। उन लोगों को हमारे कंपनसेशन में जब ये मिल बंद हुई थी 1978 में, तभी उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे उन्होंने हमें कंपनसेशन में ये क्वार्टर हमें दे दिए थे। कोई डॉक्यूमेंट हमारे को नहीं दिया बना के, लेकिन बोला कंपनसेशन में ये रखो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ के मनी माजरा में 24 घंटे जलापूर्ति सुनिश्चित करने वाली परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना से 1 लाख से अधिक लोगों को फायदा होगा। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि 2029 में भी एनडीए की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, ये विपक्ष को जो चेंचे करनी है करने दीजिए, आप चिंता मत करिए। 29 में भी एनडीए ही आएगा, मोदी जी। उनको लगता है कि कुछ सफलता मिलने से हम चुनाव जीत गए। उनको ये मालूम नहीं है कि 3 चुनाव में कांग्रेस को जितनी सीटें मिली उससे ज्यादा सीटें बीजेपी इस चुनाव में जीती। ये इनको मालूम नहीं। और उनके पूरे गठबंधन की टोटल जितनी सीटें हैं, अकेली एनडीए के एक ही दल बीजेपी की इनसे ज्यादा सीटें हैं। मैं उनको एक विश्वास दिलाने आया हूं, उनको, विपक्ष के मित्रों को, जनता को तो भरोसा है ही, न केवल ये सरकार 5 साल पूरा करेगी, अगली टर्म भी इसी सरकार की है। विपक्ष में बैठने की तैयारी रखना और ढंग से ऑपोजिशन में काम करने की पद्धति सीख लेना। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस प्रदेश में रणनीति बनाने में जुटी है। आज मुंबई में करीब 2 घंटे चली बैठक में कांग्रेस ने चुनावी प्लान तैयार किया। ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें आज मुंबई में हुई महाराष्ट्र कांग्रेस के बैठक की है। मुंबई में महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेताओं ने चुनावी रणनीति पर मंथन किया। चुनाव की इसमें जो हमें 4 सीट इस सरकार के ऊपर बनाना है, जो पब्लिकली हमें लोगों के सामने ये सरकार कैसी निकम्मी है, कैसे महाराष्ट्र के अस्तित्व को खत्म कर रही है और जिसे महाराष्ट्र को बर्बाद करने का काम इन लोगों ने किया है, इसके ऊपर की एक 4 सीट हमें बनाना है। उसके बारे में भी एक मंथन यहाँ पर हमने किया है और ये विषय के ऊपर आज की मीटिंग थी। और आने वाले 7 तारीख को हम लोग महाविकास आघाड़ी के सब नेता बैठेंगे और उसमें जो हमारा चुनाव का एजेंडा है उस पर चर्चा होगी, सीट शेयरिंग के बारे में चर्चा होगी और उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा और उसकी रणनीति कैसी बनाई जाएगी, उसके ऊपर की आज की मीटिंग का मूल उद्देश्य। महाराष्ट्र के पुणे में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। एक दुकान के सामने हत्यारे ने चॉपर से एक के बाद एक कई वार किए। सीसीटीवी वीडियो की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है। घटना की तस्वीरें विभत्स हैं। दोपहर के 3:12 और तारीख 3 अगस्त। यह हत्यारा इस दुकान पर दाखिल होता है। इसने अपने पीछे एक चॉपर छिपा रखा है। वो इधर उधर देखता है कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। हत्या के इरादे से वो सीधी चाल से दुकान में दाखिल होता है और करीब 5 सेकंड के बाद हड़कंप मच जाता है। देखिए, ये युवक शोर सुनकर दुकान से बाहर निकलता है। इधर हत्यारा दुकान के अंदर ही उस पर ताबड़तोड़ चॉपर चला रहा होता है। युवक अपनी जान बचाने के लिए दुकान के बाहर निकलता, लेकिन सनकी उसकी गर्दन और सिर पर वार करता है।
दुकान के बाहर गिरते ही वहशी उसके पैर पर वार करता है ताकि वो भाग ना सके। इसके बाद की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। दरिंदगी की तस्वीरें शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। पूरे शरीर पर वो बेरहमी से वार करता है। युवक के सिर और गर्दन पर 10 से 15 वार किए गए। दुकान के बाहर खून पसर जाता है। युवक घटनास्थल पर ही मर जाता है। बावजूद इसके वो वार पर वार करता रहता है। अपने मंसूबों को अंजाम देने के बाद यह हत्यारा अपनी चप्पल पहनता है और फिर आराम से निकल पड़ता है। बारिश के मौसम में सेल्फी की सनक जानलेवा हो सकती है। महाराष्ट्र के सतारा में ऐसी एक तस्वीर सामने आई है, देखिए। युवती के रेस्क्यू ऑपरेशन का ये वीडियो है। रेस्क्यू में लगी टीम रस्से के सहारे युवती तक पहुंची और उसे ऊपर खींचने की कोशिश कर रही है। वीडियो में देख सकते हैं कि चारों ओर जंगल है, पहाड़ है, घाटी में जिंदगी सांसत में फंसी है। ये वीडियो महाराष्ट्र के सतारा के ओनघर रोड का है, जहां पर बौरने घाट के पास महिला सेल्फी के चक्कर में सड़क किनारे गई। बताया जाता है कि फिसलन ज्यादा होने की वजह से सेल्फी लेने के दौरान युवती का पैर फिसला और घाटी में गिर गई। पत्थर और झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए युवती घायल हो गई, जिसकी वजह से उसे निकालते वक्त वो काफी कराह रही थी। बताया जाता है कि युवती अपने परिजनों के साथ यहाँ पर पर्यटन के लिए आई थी और जरा सी लापरवाही काफी महंगी पड़ गई। गनीमत रही कि रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उसे रस्सी के सहारे निकाल लिया गया। इसके बाद सबकी जान में जान आई। घाटी में गिरने की वजह से काफी चोटें आई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद युवती को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां पर उसकी हालत बेहतर बताई जाती है। ये वीडियो सावधान करने वाला है। और आगरा में एक थाने की प्रभारी अपने प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ी गई। प्रेमी भी मुजफ्फरनगर के एक थाने का प्रभारी है। दोनों के पकड़े जाने के बाद हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। मुझे खानदान का पता नहीं है, तू भगाएगा। मारपीट की ये तस्वीरें आगरा की हैं। पिट रहे ये शख्स मुजफ्फरनगर में तैनात इंस्पेक्टर पवन कुमार बताए जाते हैं, जिन्हें एक महिला इंस्पेक्टर के साथ आपत्तिजनक अवस्था में लोगों ने पकड़ा। थाना रकाबगंज के पीछे महिला इंस्पेक्टर के सरकारी आवास पर यह हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। बताया जाता है कि प्रेमिका महिला इंस्पेक्टर भी आगरा की सिटी जोन के एक थाने की प्रभारी है। मारपीट के आरोप में पुरुष इंस्पेक्टर की पत्नी समेत 6 लोगों पर जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। बताया जाता है कि प्रेमी इंस्पेक्टर का उसकी पत्नी से कोर्ट में तलाक का केस चल रहा है। महिला थाना प्रभारी के साथ मारपीट और अभद्रता से बचाने की बजाय पुलिसकर्मियों ने वीडियो बनाए थे। इसके बाद ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में डीसीपी सिटी ने 8 पुलिसकर्मियों में से कुछ को निलंबित कर दिया, जबकि कई लोगों को लाइन हाजिर किया है। आप भी अगर पैकेट वाले दूध पीते हैं तो जरा सावधान रहिए। पुणे के घोड़ेगांव में आवासीय आदिवासी अंग्रेजी माध्यम आश्रम स्कूल के छात्रों को परोसे गए टेट्रा पैकिंग दूध में कीड़ा पाया गया। पैकेट दूध पीने वाले लोगों के लिए ये सावधान करने वाली खबर है। दूध के इस पैकेट को ध्यान से देखिए। इस पैकेट के अंदर कीड़ा होने की बात कही जा रही है। दूध के पैकेट में कीड़ा मिलने के बाद पुणे में हड़कंप मच गया। ये टेट्रा पैक दूध का पैकेट है। दूध के इस पैकेट को छात्रों को परोसा गया था। ये मामला पुणे का है, जहां घोड़ेगांव में आवासीय आदिवासी इंग्लिश मीडियम आश्रम स्कूल के छात्रों को परोसे जाने वाले टेट्रा पैकिंग दूध को खोला गया तो उसमें जिंदा कीड़ा पाया गया। रोजाना यहां रह रहे छात्रों को यही दूध परोसा जाता था, लेकिन जब कीड़ा मिलने की खबर फैली तो छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी इस आदिवासी आवासीय आश्रम में छात्रों को दिए जाने वाले खाने में लार्वा मिल चुका है। अब दूध में कीड़ा मिलने के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। छात्रों के हंगामे के बाद परियोजना के अधिकारियों ने जांच के बाद स्वीकार किया कि इसमें कीड़ा है, जिसके बाद टेट्रा पैक दूध के नमूने को खाद्य एवं औषधि विभाग को भेजा गया। अब सवाल यह है कि आखिर छात्रों की जिंदगी के साथ कौन खेल रहा है? कीड़े लगे दूध के पैकेट को क्यों छात्रों को परोसा गया? पेरिस ओलंपिक में आज भारत को बड़ी कामयाबी मिली। भारतीय हॉकी टीम देश की उम्मीदों पर खरा उतरी और सेमीफाइनल में पहुंच गई। देखिए पूरी खबर। हॉकी का रोमांच से भरा मैच, भारत की शानदार जीत, पेरिस से इंडिया तक जश्न का माहौल। भारत ने ग्रेट ब्रिटेन को मात देकर सेमीफाइनल में धूमधाम से एंट्री की। क्वार्टर फाइनल मैच में हॉकी टीम ने ग्रेट ब्रिटेन को 4-2 से हराया। दोनों टीमों के बीच इस मुकाबले का पहला क्वार्टर 0-0 पर खत्म हुआ था, मगर दूसरे क्वार्टर में दोनों टीमों की ओर से आक्रामक खेल देखने को मिला।
सबसे पहले भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने दूसरे क्वार्टर में गोल करके टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। इसके बाद ब्रिटेन की टीम ने दूसरे क्वार्टर में ही बराबरी का गोल दागकर स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। इसके बाद दोनों टीमों की ओर से कोई गोल देखने को नहीं मिला। बड़ी बात यह है कि अमित रोहिदास को रेड कार्ड दिया गया, जिसकी वजह से टीम सिर्फ 10 खिलाड़ियों के साथ पूरा मैच खेली। गोलकीपर PR श्रीजेश इस जीत के बड़े हीरो रहे। इस जीत में गाजीपुर के राजकुमार ने भी एक गोल दागा तो वाराणसी के ललित उपाध्याय ने निर्णायक गोल किया। पूरा परिवार इस जीत से बेहद खुश है। बहुत हम लोग शुरू से मैच देख रहे थे, एक प्लेयर को पूरे मैच से निकाल दिया गया। हम लोग होपलेस हो गए कि अब मैच हार जाएंगे, लेकिन जीत गए। और बोल बम की गूंज सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी सुनाई दे रही है। जापान में रह रहे बिहार और झारखंड के शिव भक्तों ने टोक्यो में कांवड़ यात्रा निकाली। बोल बम के नारे लगाते हुए ये कांवरिये ऐसे तो भारत के ही हैं, लेकिन ये जापान में रहकर भी भारतीय संस्कृति और धार्मिक पहचान को बचाए हुए हैं। हजारों मील दूर रहते हुए भी भोले की भक्ति में लीन हैं। बोल बम की ये गूंज जापान की राजधानी टोक्यो में सुनाई दे रही है। जापान में रहने वाले बिहार झारखंड के लोग कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं। घर में बनी कांवड़ और सुल्तानगंज से मंगाए गए गंगा जल लेकर करीब 50 कांवरिये टोक्यो से 90 किलोमीटर दूर साईतमा शिव मंदिर पहुंचे, जहां दक्षिण भारत के पंडित ने विधिवत पूजा अर्चना करवाई। कांवड़ लेकर आने वाले शिव भक्तों ने वहां रुद्राभिषेक किया। बिहार झारखंड एसोसिएशन जापान द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भारत के डिप्टी एम्बेसडर रविंद्रन मधुसूदन मुख्य अतिथि थे। नेपाल के राजदूत डॉक्टर दुर्गा बहादुर सुवेदी और उनकी पत्नी विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुई। बिहार फाउंडेशन जापान के अध्यक्ष आनंद विजय सिंह ने इस आयोजना की सफलता के लिए सभी को बधाई दी। इस यात्रा ने न केवल भारतीय समुदाय को एकजुट किया, बल्कि जापान में भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं की पहचान को भी मजबूत किया है। इस आयोजन की सफलता ने एक नई ऊर्जा और उत्साह से भर दिया है।